कहते हैं भगवान शंकर ने पहाड़ों को अपनी तपोस्थली बनाया था, लेकिन भाजपा के शंकरलाल ने उसी पहाड़ को बेचकर अपनी झोली भरने का प्लान बनाया। भारतीय सभ्यता में पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और धैर्य का प्रतीक रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में एक सरकारी पहाड़ अब एक अलग वजह से चर्चा में है। आरोप है कि करीब 83 बीघा सरकारी पहाड़ भूमि पर शंकरलाल ने अवैध प्लाटिंग शुरू कर दी थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में भाजपा से जुड़े शंकरलाल पांडे का नाम पहले नंबर पर है। उसके सहित 19 लोगों को नामजद किया गया है। विडंबना देखिए, एक और भारतीय परंपरा में पहाड़ तपस्या का प्रतीक रहे हैं, दूसरी ओर आज एक पहाड़ कथित अवैध प्लाटिंग के आरोपों के कारण सुर्खियों में है। सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हमारी सार्वजनिक धरोहरें इतनी असुरक्षित हो गई हैं कि रामराज में उन पर भूमाफिया कब्जा जमाकर कट्ठा के हिसाब से बेच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ लोग जनता का भविष्य बनाते हैं और कुछ लोग भविष्य बनाने के नाम पर जमीन हड़पते हैं। लेकिन प्रयागराज की यह कहानी एक कदम आगे निकल गई। यह आरोप किसी खेत पर नहीं, किसी बंजर जमीन पर नहीं, बल्कि किसी सरकारी पहाड़ पर लगे हैं। जिस पहाड़ को प्रकृति ने लाखों साल में बनाया, उसे भाजपा नेता ने कुछ महीनों में नक्शों और प्लाटों की भाषा में पढ़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि करीब 83 बीघा सरकारी पहाड़ भूमि पर कटीले तार लगाए गए, सीमेंट के पिलर गाड़े गए, खंभे खड़े किए गए और एक ऐसी बस्ती का सपना बुना जाने लगा जिसका नाम रखा गया ड्रीम सिटी। सच देखिए, पहाड़ सरकारी था लेकिन सपना निजी था। जब शिकायत लखनऊ पहुंची तो सरकारी फाइलें खुली, राजस्व विभाग पहुंचा, मौका देखा गया और फिर एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर ने सिर्फ जमीन का नहीं, राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया, क्योंकि नामजद आरोपियों की सूची में पहले नंबर पर भाजपा से जुड़े ग्राम प्रधान शंकरलाल पांडे का नाम दर्ज है। उसके साथ कुल 19 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल किसी एक नाम से भी बड़ा है। अगर सरकारी पहाड़ पर भी प्लाटिंग की तैयारी हो सकती है तो सोचिए, कल नदी का नक्शा बनेगा, जंगल की रजिस्ट्री होगी और शायद भूमाफिया हवा माफिया बनकर हवा पर भी मालिकाना हक जमा लेंगे। क्योंकि जब लालच की नजर प्रकृति पर पड़ती है तो उसे पहाड़ नहीं दिखते, उसे सिर्फ प्राइम लोकेशन दिखाई देती है। और यहीं से शुरू होती है पहाड़ के सौदागरों की कहानी। पहाड़ जिन्हें ऋषियों ने तपोभूमि कहा, जिन्हें कवियों ने अमर बताया, जिन्हें बच्चों ने चित्रों में सबसे ऊंचा बनाया, आज वही पहाड़ कथित तौर पर कट्ठे कट्ठे के हिसाबन बेचे जा रहे हैं। कहते हैं हर चीज की कीमत होती है, लेकिन इस देश में अब कीमत और जमीन के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है। पहले खेत बिके, फिर तालाबों पर कब्जों के आरोप लगे, फिर जंगलों की सीमाएं सिकुड़ी। अब आरोप है कि सरकारी पहाड़ भी प्लाटों में बदले जाने लगे हैं। प्रयागराज के यमुना पार का यह इलाका कभी अपनी पहाड़ियों के लिए जाना जाता था। लोग दूर से इन्हें देखकर कहते थे वाह क्या नजारा है। लेकिन कुछ लोगों की नजर नजारों से हटकर नफे पर जा टिकी। जहां आम आदमी को चट्टान दिखाई देती है, वहां भूमाफिया को फ्यूचर टाउनशिप दिखाई देने लगती है। ऐसा आरोप है कि पहले सर्वे होता है, फिर नापजोख, फिर पिलर, फिर तार और उसके बाद धीरे धीरे प्रकृति के बीच इंसानी लालच की बाउंड्री खींचने लगती है। कहते हैं कि पहाड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था सो जाए तो पहाड़ भी कागजों में छोटे कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि इस मामले ने सिर्फ एक एफआईआर नहीं लिखवाई, इसने पूरे सिस्टम से एक सवाल पूछ दिया, क्या अब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा शिकायत आने के बाद ही शुरू होगी? क्योंकि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं होगी, यह उस सोच की कहानी होगी जो प्रकृति को विरासत नहीं रियल एस्टेट समझती है। और जब विरासत की जगह मुनाफा बैठ जाए तो पहाड़ों का वजन नहीं तौला जाता, उनका भाव लगाया जाता है। कहते हैं इस देश में अगर पेड़ कट जाए तो अक्सर फाइलें नहीं कटती, तालाब भर जाए तो अक्सर नोटिस नहीं भरता, और अगर कोई पहाड़ भी धीरे धीरे गायब होने लगे तो कई बार व्यवस्था की नींद नहीं खुलती। लेकिन इस कहानी में एक दिन ऐसा आता है जहां सन्नाटा टूटता है। प्रयागराज के गोलैया की पहाड़ी भी शायद यही इंतजार कर रही थी। आरोप है कि सरकारी पहाड़ भूमि पर कटीले तार खींच रहे थे, सीमेंट के पिलर गाड़े जा रहे थे, जमीन का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही थी, और दूसरी तरफ सरकारी फाइलों में वही पहाड़ अभी सार्वजनिक उपयोग की भूमि लिखा हुआ था। यानी जमीन पर कुछ और, कागज पर कुछ और। दरअसल सरकारी रिकॉर्ड में पहाड़ अभी भी पहाड़ था,
लेकिन जमीन पर उसे कॉलोनी बनाने की तैयारी के आरोप लग रहे थे। फिर एक शिकायत हुई, वह शिकायत सिर्फ तहसील तक नहीं रुकी, लखनऊ तक पहुंची। और जैसे ही राजधानी की मेज पर यह मामला पहुंचा, वैसे उन फाइलों की धूल भी उड़ने लगी जिन्हें शायद लंबे समय से किसी ने खोला नहीं था। राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा, निरीक्षण हुआ, रिपोर्ट बनी, लेखपाल की तहरीर दी गई और फिर दर्ज हुई एफआईआर, जिसने पूरे मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बना दिया। सोचिए, अगर शिकायत न होती तो क्या पहाड़ चुपचाप प्लाट नंबरों में बदल जाता? क्या आने वाले समय में लोग कहते कि यहाँ कभी एक पहाड़ हुआ करता था, जैसे आज लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक तालाब हुआ करता था? यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। हमारे यहाँ प्रकृति की कीमत तब समझी जाती है जब उसका नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। नाम रखने में हम भारतीय बड़े उस्ताद होते हैं। अगर जंगल काटना हो तो नाम रख दो ग्रीन वैली, अगर तालाब काटना हो तो नाम रख दो लेक व्यू रेजिडेंसी, और अगर पहाड़ पर प्लाटिंग करनी हो तो नाम रख दो ड्रीम सिटी। नाम सुनकर लगता है मानो सपनों का शहर बसने वाला हो, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि सपना किसी का था और सवाल पूरे समाज के सामने खड़े हो गए। जिस पहाड़ को सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति माना, आरोप है कि उसी पर प्लाटों की लकीरें खींचने लगी। कटीले तार ऐसे लगाए गए जैसे प्रकृति से कहा जा रहा हो कि अब यहाँ प्रवेश सिर्फ खरीदारों का होगा। पहाड़ शायद पहली बार सोच रहा होगा कि मैंने तो सदियों तक सबको मुफ्त में छांव दी, अब मुझ पर भी दाम लिखे जा रहे हैं। यही तो हमारे समय का सबसे बड़ा सच है। पहले लोग पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय देखने जाते थे, अब कुछ लोग पहाड़ को देखकर पूछते हैं यहाँ कितने प्लाट निकल आएंगे। पहले नक्शे प्रकृति के हिसाब से बनते थे, अब आरोप है कि प्रकृति को नक्शे के हिसाब से बदलने की कोशिश होती है। और जब लालच इंजीनियर बन जाए तो चट्टान भी उसे सिर्फ रियल एस्टेट नजर आती है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर सपना ड्रीम नहीं होता। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो एक एफआईआर के पहले पन्ने पर जाकर खत्म हो जाते हैं। अब इस कहानी में फैसला अदालत करेगी, जांच एजेंसियां सच सामने लाएंगी। लेकिन एक सवाल आज भी पूछा जा सकता है, क्या विकास का मतलब यह है कि प्रकृति की हर निशानी पर एक नया बोर्ड टांग दिया जाए, या विकास वह है जिसमें पहाड़ भी बचे और इंसान की नीयत भी? कहते हैं चोर रात में आता है, लेकिन पहाड़ वह तो अपनी जगह से कहीं जाता ही नहीं। वह न भाग सकता है, न छिप सकता है, न अपना पता बदल सकता है। फिर सवाल उठता है, अगर आरोपों के मुताबिक सरकारी पहाड़ पर कटीले तार लगाए जा रहे थे, पिलर गाड़े जा रहे थे, भूमि का स्वरूप बदला जा रहा था, तो यह सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। किसी ने ट्रक आते देखे होंगे, किसी ने मजदूर देखे होंगे, किसी ने खंभे गढ़ते देखे होंगे, किसी ने सीमाएं बनती देखी होंगी। फिर सवाल यह नहीं कि शिकायत किसने की, सवाल यह है कि शिकायत होने तक सब चुप क्यों थे। यही इस कहानी का सबसे तीखा सच है। हमारे यहाँ कई बार व्यवस्था की आंखें बंद नहीं होती, बस खुलती बहुत देर से हैं। जब तक शिकायत राजधानी नहीं पहुंचती, फाइलें अक्सर नींद में रहती हैं। लेकिन जैसे ही मामला ऊपर पहुंचा, राजस्व विभाग सक्रिय हो गया। निरीक्षण हुआ, लेखपाल की तहरीर हुई, एफआईआर दर्ज हुई, काम रुकवाया गया। अब पुलिस पहाड़ी की निगरानी कर रही है। यानी जिस पहाड़ को बचाने की जिम्मेदारी शुरू से थी, उसे बचाने की कार्रवाई तब शुरू हुई जब मामला सुर्खियों में आ गया। लोकतंत्र में यही सबसे कठिन सवाल है। व्यवस्था की ताकत उसकी कार्रवाई से नहीं, उसकी समय पर कार्रवाई से मापी जाती है। और अगर किसी सरकारी पहाड़ को बचाने के लिए पहले शिकायत, फिर हंगामा, फिर राजधानी, फिर आदेश और उसके बाद एफआईआर की जरूरत पड़े, तो जनता पूछेगी ही कि सिस्टम जागा या उसे जगाया गया। क्योंकि पहाड़ तो वहीं खड़ा था, बदलती सिर्फ इंसान की नजर थी। और कभी कभी सबसे बड़ा कब्जा जमीन पर नहीं, जिम्मेदारी पर हो जाता है। पहाड़ गवाही नहीं देते, उनकी चट्टानों पर कोई हस्ताक्षर नहीं होते, उनकी खामोशी अदालत में बयान नहीं बनती। इसलिए अब बारी इंसानों की है। पुलिस किसानों के बयान दर्ज कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है, राजस्व विभाग अपने रिकॉर्ड खंगाल रहा है, और हर सवाल एक ही दिशा में जा रहा है, आखिर सरकारी पहाड़ तक यह कहानी पहुंची कैसे? सच देखिए, जब चुनाव होते हैं तो हर नेता कहता है कि यह जमीन आपकी है, यह प्रदेश आपका है। लेकिन जब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे के आरोप सामने आते हैं तो जनता पूछती है कि अगर यह हमारी थी तो फिर उसकी रखवाली कौन कर रहा था? सवाल सिर्फ 83 बीघा का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां सार्वजनिक संपत्ति को धीरे धीरे निजी अवसर में बदल देने की कोशिश के आरोप लगते हैं। आज किसान बयान दे रहे हैं, कल अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे, परसों अदालत अपने सामने आए साक्ष्यों को देखेगी, और तभी तय होगा कि आरोप कितने सही थे और कितने गलत।
लेकिन जनता अभी से एक फैसला कर चुकी है। वह फैसला किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि इस व्यवस्था के बारे में है। जनता भर सरकारी जमीन को नए नजरिए से देख रही है। उसे डर है कहीं भाजपा के रामराज में अगली बारी किसी तालाब की ना हो, किसी जंगल की ना हो या किसी और पहाड़ की ना हो। क्योंकि जब एक पहाड़ खबर बन जाता है तो सवाल सिर्फ एक पहाड़ का नहीं रहता, वह पूरे सिस्टम का आईना बन जाता है। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, उसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती है। कभी भारत में शहर पहाड़ों के बीच बसाए जाते थे। अब आरोप है कि पहाड़ों के बीच नहीं, पहाड़ों पर शहर बसाने के सपने देखे जा रहे हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। प्रयागराज के यमुना पार का वह पहाड़ जो सदियों से बिना किसी सुरक्षा गार्ड के खड़ा था, उसे बचाने के लिए आखिर पुलिस की निगरानी लगानी पड़ी है। सोचिए, एक पहाड़ को पुलिस की जरूरत पड़ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जिस प्रकृति ने इंसानों को सहारा दिया, आज वही प्रकृति इंसानों से सुरक्षा मांग रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पात्र न कोई नेता है, न कोई कंपनी, न कोई अधिकारी। इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र है वह सरकारी पहाड़, जिसने न चुनाव लड़ा, न भाषण दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर भी वह पूरे प्रदेश में बहस का विषय बन गया। क्योंकि जब सार्वजनिक संपत्ति पर सवाल उठते हैं तो जनता सिर्फ एक FIR नहीं पढ़ती, वह व्यवस्था का चरित्र पढ़ती है। यही आज उत्तर प्रदेश सरकार का चरित्र बन गया है। आज पुलिस पूछताछ करेगी, कल अदालत साक्ष्य देगी और कानून अपना रास्ता तय करेगा। लेकिन समाज को आज ही एक फैसला करना होगा, क्या प्रकृति हमारी विरासत है या सिर्फ अगला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। क्योंकि जिस दिन पहाड़ों की पहचान उनकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उनके रेट से होने लगेगी, उस दिन हार किसी एक पहाड़ की नहीं होगी, हार हमारी सोच की होगी। और इतिहास यह नहीं लिखेगा कि किसने कितने प्लाट काटे, इतिहास यह लिखेगा कि एक समाज अपने पहाड़ों की रखवाली भी नहीं कर सका। कभी लोग कहते थे पहाड़ हिलाना आसान नहीं होता, लेकिन इस कहानी ने एक नया सवाल पैदा कर दिया, क्या पहाड़ को हिलाने की जरूरत भी है। उसकी सीमाएं बदल दी जाएं, अगर उसकी पहचान बदल दी जाए, अगर उसके सीने पर प्लाटों की लकीरें खींच दी जाए, तो पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहकर भी हार सकता है। प्रयागराज का यह मामला अब जांच के दायरे में है, क्योंकि जनता सरकार को सिर्फ शासन चलाने के लिए नहीं चुनती, वो अपनी नदियां, अपने जंगल, अपने तालाब और अपने पहाड़ भी उसके भरोसे छोड़ती है। अगर उस भरोसे पर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ 83 बीघा जमीन का नहीं रहता, वह पूरे सिस्टम के चरित्र का आईना बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।